हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एग्जाम वोकैबुलरी अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वोकैबुलरी आप सब जानते हैं, एग्जाम्स में इनका कोई लिमिट नहीं होता। हमने आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स के थ्रू भी बहुत सारे वोकैबुलरी ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा हमने रूट वर्ड्स पढ़े हैं, जहां पे भी हमने वोकैबुलरी पढ़ी है। बट स्टिल, क्योंकि हम वोकैबुलरी ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स तक में आए गए क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं, तो इसमें हमने कोशिश किया कि जितना इनकलकेट कर सके रिपीटेड क्वेश्चंस उतने ही ज्यादा डाल दे विद न्यू वोकैबुलरी ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। जो पहला वर्ड आप पढ़ रहे हैं, इट साउंड्स वेरी कॉकी बट दिस वर्ड इज क्यूलक। नाउ क्यूलक एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की तरह एक्ट करता है। अब ये जो वर्ड है ये क्लोज टेस्ट में पूछा गया था। ये जो वर्ड है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन आया था ये क्लोज टेस्ट में आया था। आई थिंक 2014 का वो पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ क्यूलक जो वर्ड है वो एक्चुअली पीजेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रशिया में जो पीजेंट्स होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं, जब उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपना एक खुद का फार्म खरीद ले या फिर वो फार्म के लिए लेबर्स को हायर कर ले, तो हम उन्हें क्यूलक कहते हैं। एंड दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। So basically now you know that a word which is used for peasants in Russia who are wealthy enough to own a farm at higher labor is known to be a क्यूलक। अब ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये peasants के लिए जा रहा है या फिर farmers के लिए जा रहा है, so this word definitely will act like a noun, so basically your subject. Clear? The next word is bliss. ब्लिस आपके सेंटेंस में नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। ब्लिस का मतलब होता है दिस इज सो ब्लिसफुल, ब्लिसफुल हो गया, या फिर ब्लिस वर्ड अकेले में यहां पे ये मतलब देता है आपके सेंटेंस में किसी भी तरीके का जॉय। क्लियर? खुशी जताता है। अब ब्लिस मतलब होता है खुशी जताना या फिर हैप्पीनेस या जो एक्सप्रेस ग्रेट जॉय। आप मान लीजिए किसी शिमला या दार्जिलिंग गए थे और वहां की सीनरी देख के यू फेल्ट ब्लिस, तो ये जो फेल्ट ब्लिस का मीनिंग आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है? दैट यू फेल्ट हैप्पी, यू वर वेरी हैप्पी टू सी व्हाट वाज द सीनरी अराउंड, राइट? द नेक्स्ट टर्म इज वल्गर। अब वल्गर का मीनिंग आपको पता है, आप सब जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि डेरोगेटिंग हो, जिससे कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से जिसको डील नहीं करते, या फिर ऐसे वर्ड्स जिनको हम पसंद नहीं करते यूज करना पब्लिकली, उसको हम वल्गर बोलते हैं। ठीक, अब वल्गर होता क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा पर्सन हु लैक्स सोफिस्टिकेशन, मतलब सोशली वो लोगों के बीच में बैठने के लायक नहीं होता, ऐसे पर्सन को हम वल्गर बोलेंगे। मे बी वो ऐसी चीजें बोल देता है कहीं पे भी जिसको वहां पे उसे नहीं बोलना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वर्ड्स जिसको बेसिकली हम कहते हैं। द नेक्स्ट इज who doesn't have a good taste, lacking sophistication या फिर lacking good taste। इसको good taste मत समझिएगा, ये एक साथ है, ठीक है? Either he is lacking sophistication or he lacks good taste, ये इसके लिए जा रहा है, ठीक है? lacking good taste, अगर ऐसे confusion हो जाए तो यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिएगा, one who lacks good taste। Clear? चलिए, next we have umbrage। umbrage is a word that is used as a noun और इसका मतलब होता है किसी भी तरीके का annoyance या फिर irritation। offense, annoyance, irritation, इन सब के लिए हम umbrage word को यूज कर सकते हैं। The next word is emulate। emulate verb है, ठीक है? emulation जनरली हम लोग टर्म जो यूज करते हैं वो emulating, emulation जैसा वो टर्म होता है। इसका मीनिंग होता है मैच और सरपास, टिपिकली बाय इमिटेशन। एम्यूलेशन या एम्यूलेट का मीनिंग होता है इमिटेशन से जुड़ा, ठीक है? इमिटेशन मतलब क्या? जब आप हूबहू किसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देते हो उसे हम इमिटेशन कहते हैं। हमने वहां पे तनिष्क में एक अच्छी सी ज्वेलरी देखी, हमें पसंद आ गई, अब पैसे तो नहीं है कि खरीद सके डायमंड की, तो हमने क्या किया? हमने उसको एम्यूलेट करवा दिया, मतलब हमने उसमें इमिटेशन डाल दिया। डायमंड्स की जगह हमने अमेरिकन डायमंड्स यूज कर लिए जो बहुत सस्ते होते हैं, है ना? तो जो 3 लाख की ज्वेलरी थी वो हमें से 300 रुपए में पड़ी। Are you getting my point? So emulation का मतलब होता है imitation, जहां पे आप या तो मैच कर लेते हो जैसी वो चीज ओरिजिनली थी, या फिर आप मैचिंग को भी सरपास कर लेते हो, आप इतना खूबसूरत बना देते हो, ठीक है? The next word is amnesty। Amnesty is a word that can be used both as a noun and a verb itself. It is an official pardon for people who have been convicted for political offense. Now this is a very, very, very important rule. Remember कि जब भी किसी पर्सन को हम पॉलिटिकल ऑफेंस की वजह से कन्विक्ट करके माफ कर देते हैं तो हम एमनेस्टी वर्ड को यूज करते हैं।
इज दैट क्लियर? इफ अ पर्सन, मान लीजिए कोई नेता है जिसने किसी पॉलिटिकल काइंड ऑफ ऑफेंस को कंडक्ट किया, हमने उसे पकड़ा, फिर उसके बाद चीजें अलग अलग तौर पे गुजरी, उसको फिर कन्विक्शन दिया गया, एंड देन उसके बाद हमने उसको माफ कर दिया, लेकिन ऑफिशियली माफ कर दिया कि चलो ठीक है, इसे माफ किया, ठीक। तो जब ऑफिशियल पार्डन दिया जाता है उन लोगों को जिन्हें गुनहगार पाया गया है पॉलिटिकल ऑफेंसेस के, तो जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होता है आपका एमनेस्टी। द नेक्स्ट वर्ड इज हाइटस। हाइटस का मतलब होता है ब्रेक। इट मीन्स रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, पॉज। क्लियर? अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ सीक्वेंस और एक्टिविटी। ये बहुत ही नया सा टर्म है, बहुत कम यूज किया जाता है, बट फिर भी याद रखिएगा। नॉर्मली हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग थ्वॉट वर्ड यूज करते हैं, THWART, विच ऑल्सो मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। थ्वॉटिंग हो गया, स्टॉपिंग हो गया, हम लोग ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। बट हाइटस भी एक वर्ड है जो नाउन की तरह आपके सेंटेंस में यूज किया जाता है, एंड दिस वर्ड ऑल्सो मीन्स अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी सीक्वेंस में चलते चलते किसी भी तरीके का पॉज या ब्रेक लग जाना, हमारी वीडियो में ले लीजिए, इट कैन बी टर्म्ड एज हाइटस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है, आपने कभी ब्रेड को पकड़ा है, ब्रेड पकड़ के उसको ऐसे करके चूर कर दीजिए, ठीक है। तो वो जो आपने उसके पीसेस को फ्रैगमेंट्स में अलग अलग तोड़ के किया है, वो क्या हो रहा है, आप उसको क्रम्बल कर रहे हैं। क्रम्बल का मतलब आप उसे पीसेस में या फ्रैगमेंट्स में तोड़ रहे हैं, है ना। अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि आई टुक अ बिस्किट एंड आई मेड क्रम्बल्स, तो बिस्किट क्रम्बल बोलते किसे, याद होगा आपको कि अगर हम लोग किसी भी तरीके का बेकरी घर पे बनाते हैं, या मॉम या बहन अगर आपके घर पे कोई बेकरी का प्रोडक्ट बना रही होती है, तो जो लेयर नीचे लगती है ना कड़ी सी, तो हम क्या करते हैं, बिस्किट को मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करते हैं, फिर उसको लेयर की तरह बटर में लगा के लेयर की तरह बिठाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग लेयर डालते हैं केक का, है ना। इससे क्या होता है, नीचे की लेयर कड़ी और ऊपर की लेयर सॉफ्ट हो जाती है। वो जो बिस्किट का आप चूरा बना रहे हैं वो क्या है, दैट इज क्रम्बल। ब्रेड को जो आप ऐसे करके अपने हाथों से तोड़ रहे हैं वो क्या है, क्रम्बल। क्लियर? सो बेसिकली क्रम्बल मीन्स टू ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेग्रेंसेस और फ्रैगमेंट्स। क्लियर? द नेक्स्ट इज एक्सॉर्सिस। एक्सॉर्सिस का मतलब होता है टू ड्राइव आउट और अटेम्प्ट टू ड्राइव आउट, कहीं से बाहर जाना। प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंस करना। हम प्रोक्लेम कर रहे हैं कि हम लीडर है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं, हम चीख चीख के लोगों को बता रहे हैं पब्लिकली या फिर ऑफिशियली कि भैया हम लीडर है आपके आज से, है ना। तो अ पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट डीलिंग विद अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस विल हैव टू बी प्रोक्लेमेशन। ना ऑब्वियस ही बात है, अगर आप प्रोक्लेम कर रहे हैं तो ये जो वर्ड है ये आपके सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज टेंट। टेंट का मतलब होता है अ ट्रेस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस या फिर क्वालिटी। आपकी ड्रेस में एक दाग लग गया, टेंट कहा जा सकता है। हम कह रहे हैं कि आपने कोई खाना बनाया और लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, बहुत सारी आपको फालतू बातें सुना दी, तो वो भी वहां पे क्वालिटी पे एक अनडिजायरेबल चीज आ गई, है ना, तो वो भी टेंट हो सकता है। दाल में खाते खाते कंकड़ आ गए, वो भी टेंट हो सकता है। समझ में आया? सो बेसिकली इन सारे वर्ड्स को हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह टेंट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज कैंप। Camp is a very vital word and is mostly seen in newspapers, magazines. आप इस word को बहुत commonly देखोगे। अब camp का meaning क्या होता है? Camp का मतलब होता है coarse hair और fiber in wool। ये जो wool में एक coarse सा fiber आता है ना, जो मतलब जो छूने में बहुत रफ लगता है, जिसमें सॉफ्टनेस नहीं होती। आप देखना कभी कभी आप क्या करोगे, हेयर्स को कभी आप कंडीशन कर लो तो क्या होगा, वो एकदम हाथ स्मूथली निकल जाएगा, और वहीं पे अगर आप उसको फ्रिजी छोड़ दो तो अब आप उसको ऐसे करके पकड़ो, देखो कितना रफ सा फीलिंग आता है, दैट इज कैंप। वो जो रफनेस, वो जो कोर्सनेस आपके हेयर में आ रही है, उसकी वजह से हम उसको कैंप बोलते हैं। द नेक्स्ट इज अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, वेरी मिस्टीरियस, हिडन, फुल ऑफ सीक्रेट्स। ठीक है, अनकैनी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, क्योंकि ये किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा होता है या उसके किसी स्ट्रेंज एक्टिविटी को एक्सप्लेन या फिर एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो अनकैनी जब आप बोलोगे तो आप इसका मीनिंग डाल रहे हो कि दिस थिंग साउंड्स अ बिट स्ट्रेंज और मिस्टीरियस। क्लियर? The next is undulate. Now, undulate is a word that is used both as a verb and an adjective also. It means to move or go with up and down motions. ठीक है,
अब देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लिफ्ट से किसी चीज को बार बार ऊपर नीचे कर रहे हो, या फिर लिफ्ट को ही बार बार आप ऊपर ले जा रहे हो और फिर नीचे लेके आ रहे हो, तो ये जो मोशन है ना, ये जो मोशन है, इसको हम अंड्यूलेशन कहते हैं या फिर अंड्यूलेट कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे ये जो टर्म है ये वर्ब, क्योंकि ये एक्शन को रिलेट कर रहा है कि नहीं, आप ये जो मोशन में जा रहे हो ऊपर और जो मोशन से नीचे आ रहे हो, तो ये डूइंग वर्ड है, तो ये वर्ब हो सकता है। ये एक्सप्रेस भी कर सकता है किसी पर्सन के ऊपर नीचे जाने को, तो भी हम अंड्यूलेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? So this word can be used both as an adjective and a verb. अब इसमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आप पढ़े हो इस वाली स्लाइड में, वो अनकैनी और अनड्यूलेट है। इन दोनों से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। अनकैनी तो हमें लगता है एक ऐसा वर्ड है जो कि मेजॉरिटी एक्सप्रेशंस में स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये पॉलिटिकली भी यूज किया जा सकता है, पॉलिटिकल रेफरेंसेस के लिए भी, पर्सनल रेफरेंसेस के लिए भी हम अनकैनी वर्ड को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड के साथ, विच इज वोरेशियस। नाउ वोरेशियस वर्ड अपने आप में दिख रहा है IOUS से खत्म हो रहा है, तो इट हैज टू बी एन एडजेक्टिव, एंड देन द वर्ड मीन्स वांटिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड। ठीक है, वोरेशियस का मतलब है बहुत ज्यादा खाना खाना। द नेक्स्ट इज डिप्लोर। डिप्लोर वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब। इसको हम कैसे यूज करते हैं? एक वर्ब की तरह। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। डिप्लोर आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आप कह रहे हो डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल जब आप स्ट्रांगली किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो कि आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही है, नहीं खानी भिंडी तो नहीं खानी भिंडी, है ना। जब आप स्ट्रांगली किसी चीज को मना कर रहे होते हैं हम उसको डिप्लोर बोल सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है, क्योंकि एक्शन है, क्योंकि आपका स्टेट बता रहा है, तो यहां पे वो किसकी तरह टर्म होगा? आपके सेंटेंस में एक वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट नाउन है। इंड्यूस जैसा जो वर्ड है उसी से इंड्यूसमेंट जुड़ा है। दिस वर्ड इज कंप्लीटली यूज्ड एज अ नाउन एंड अ थिंग दैट परसुएट समवन टू डू समथिंग। इंड्यूसमेंट का मीनिंग होता है एक ऐसी चीज जो किसी पर्सन को कुछ करने के लिए उकसाती है, परसुएट करती है ना, कुछ करने के लिए उसको जागरूक करने की कोशिश करती है। हम क्या कहते हैं? इंड्यूस कर लीजिए इसको, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसको कोशिश करिए कि इंप्लीमेंट करके आप किसी चीज को करवा पाओ, या फिर आप किसी काम में खुद को इन्वॉल्व करवा पाओ, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस में? इंड्यूस। सो बेसिकली अगर वोरेशियस पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? वेयर यू नीड ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड। डिप्लोर का मतलब होता है, अभी बताया, डिसअप्रूवल से याद रखोगे आप, है ना। और इसका मीनिंग होगा अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल फॉर समथिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूसमेंट, जिसका मीनिंग निकलेगा अ थिंग दैट परसुएट्स समवन टू डू समथिंग। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से कोई आपको उकसाएगा कि आप किसी काम को करो। ठीक है, रोज सुबह उठना है, हम आपको रोज उकसाते हैं कि आप उठ जाइए, तो फिर ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट आपके काम को लेकर। क्लियर? चलिए बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिसीड। अब रिसीड का मतलब रिकैप है। ठीक है, मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब होता है दैट यू आर गोइंग और मूविंग बैक ग्रेजुअली डिमिनिशिंग, मतलब धीरे धीरे। यहाँ पे सडनली बैक अप नहीं आते या सडनली पीछे नहीं आते। यहाँ पे क्या होता है? यू आर गोइंग या फिर यू आर मेकिंग स्लाइट मूवमेंट्स। वो पैरों की तरफ भी हो सकता है, वो कार का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रिसेशन वर्ड आता है ना, बिल्कुल वैसे ही रिसीड वर्ड याद रखो। ठीक है, रिसेशन में क्या करते हैं? हमें चीजों के दाम कम हो रहे होते हैं, हर चीज पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो बस वही है। ठीक है, रिसीड वर्ड भी वहीं से आता है। समझ लीजिएगा समथिंग विच इज गोइंग बैक बट विथ वेरी स्लाइट मोशंस, मतलब वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, वो सडनली डिक्रीज नहीं कर रहा। क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल। परपेचुअल एडजेक्टिव है, बहुत कॉमन टर्म होगा, कई बार सुना होगा। इसका मतलब समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, अ नेवर एंडिंग चेंज। ठीक है, परपेचुअल ऐसी चीजों के लिए बोला जाएगा which keeps on changing, और a never ending change के लिए हम यूज करते हैं, मतलब बदलता रहेगा, never ending, ये चलता जा रहा है। ठीक है, so thus things are perpetual. The next is assent. Assent का मतलब होता है agree कर लिया। I assented to what he said, मतलब मैंने agree कर लिया। मेरा जो expression था वो था that I'm giving approval or an agreement of what the next person or the third party is telling me to do. ठीक है, आपने हमसे कहा कि आप काम कर लीजिए, हमने कहा सही है। ठीक है, हमने एक्सप्रेशन दे दिया, हमने नोट कर लिया अपना हेड, तो इसका मतलब आई एम अग्रीइंग टू व्हाट द पर्सन वांट्स मी टू डू। क्लियर? द नेक्स्ट इज पैरासाइट। क्या ये कहने की जरूरत है
स्कूल में सबने पढ़ा है, बट ये टर्म क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसीलिए याद रखिएगा कि ये एक ऐसा टर्म यूज किया जाता है जहां पे हम कहते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर रहता है या फिर दूसरे स्पीशीज की बॉडी के अंदर रहता है और वो उसी के खाने से या फिर उसके जूसेस के साथ वो बढ़ता रहता है। पैरासाइट्स हमारी बॉडी में हमेशा होते हैं, कुछ गुड पैरासाइट्स होते हैं, कुछ बैड पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारी ही बॉडी के अंदर फीड हो रहे होते हैं और जनरली इनका बढ़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि जो बैड पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे जो आपका स्टमक सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, जो बोल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो उस पर बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा बुरा असर देखा जाता है। क्लियर? तो ये होता है आपका पैरासाइट। ठीक, बायोलॉजी में कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, वैसे इसको लेके बिल्कुल परेशान मत हो, आई एम श्योर ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल मार्क कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वी हैव frugal, very vital word, very vital word. Now this word is used as an adjective and it means sparing or economical as regards of money or food. मतलब धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में आप पैसे खर्च कर रहे हो as regards money और food, चाहे वो पैसे खाने पे खर्च हो रहे हो या फिर पैसे की तरह खर्च हो रहे हो। समझ आया? The next word is dubious. Now dubious का मतलब होता है I am very dubious about what he is saying. So आप ये कहना चाह रहे हैं I am very doubtful, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, I am very dubious, तो इसका मतलब होगा मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमें कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं आप शेयर मार्केट्स में पैसे लगा दो 10 लाख रुपए, ठीक, अब आप dubious फील कर रहे हैं, मतलब आप हेजिटेंट है, ये भी dubious कहा जा सकता है। आप सोचें मैं पैसे लगाऊं या मैं पैसे ना लगाऊं, तो यहां पे भी जो टर्म यूज किया जाएगा डूबियस के लिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, देखो वो आपको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहा है। आई एम डूबियस अबाउट हिम, आई एम व्हाट, मैं डूबियस हूं, मैं कैसा हूं, डूबियस। तो कैसा है वो तो आई को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो एडजेक्टिव की तरह जाएगा और इससे जो मीनिंग निकल के आएगा वो है आपका या तो हेजिटेटिंग या फिर यू आर डाउटिंग ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन और ऑन अ पर्सन। ठीक है, द नेक्स्ट इज मैग्नानिमेशियस। नाउ ये जो टर्म है मैग्नेनिमस, ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव की तरह आता है। इसका मतलब है बहुत बड़ा दिल होना, किसी की बहुत बड़ी गलती भी थी, माफ कर दिया, सो यू आर मैग्नानिमस। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने पैसे दे दिए, यू आर मैग्नानिमस। मैग्नानिमस एक ऐसा स्टेट होता है एक पर्सन का जहां पे द पर्सन इज वेरी जेनरस एंड वेरी फॉरगिविंग ऑफ एनीथिंग। क्लियर? The next word is repugnant. Repugnant एक ऐसा वर्ड है जो आपके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है and it means that you are extremely distressful or unacceptable. Repugnant का मतलब ही होता है आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, you are not ready to accept it in any form. Clear? तो यहां पे जो टर्म जाएगा आपका repugnant वो जाएगा extremely distressful or very unacceptable. Is that clear? Is that clear so far? चलिए, if it is, let's move on to your first slide, to your next slide. Your next term is servitude. ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करेगा। पहले मीनिंग देखो, a state of being completely a slave. You are ready to serve, मतलब you are ready to be a slave. Completely subject to someone more powerful. अगर किसी पर्सन जो आपसे ज्यादा पावरफुल है उसकी आप हर एक बात को मानने के लिए तैयार है। उसने रात के 2 बजे भी कहा कि मुझे पूरा खाना खाना है 36 भोग और आपने बना दिया, यू आर अ सर्विट्यूड। आप सर्व करने को रेडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट हियर यू आर बीइंग डोमिनेटेड बाय अ मोर पावरफुल पर्सन एंड एक्टिंग एज अ स्लेव। यहां पे आप एक पर्सन जो ज्यादा ताकतवर है, एक ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, आप उससे ओवर पावर होकर आप लगभग एक स्लेव बन चुके हो, नौकर। ठीक है, तो वो होता है आपका सर्विट्यूड। Now this term is completely used as a noun in your sentence. The next word is deplorable. Deplorable का मतलब है deserving strong condemnation. ये term आपके sentence में एक adjective की तरह use किया जाता है. This question has been asked in 2 years. The next is derogatory, insulting. ये जो टर्म है इसको इंसल्ट के लिए माना जाता है, डेरोगेटरी कमेंट्स। कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर लड़कियां पास कर रही हैं और कुछ लड़कों ने उनके ऊपर कुछ कमेंट्स कर दिए जो अच्छे नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, दे आर पासिंग ल्यूड कमेंट्स या फिर डेरोगेटरी कमेंट्स। अब डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग, ऐसे कमेंट्स जो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं। नाउ हियर यू आर शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, तो वो होता है आपका डेरोगेटरी। क्लियर? ऐसे रिमार्क्स जो डिसरेस्पेक्टफुल हैं,
जिससे किसी और को एम्बैरसमेंट फील हो जाए, अगर ऐसे रिमार्क्स कोई देता है तो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स माने जाते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और इंक्लिनेशन, किसी के भी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना इज अवर्जन। अवॉइड मानते हो ना, अवॉइड का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश करें। बस ये टर्म ऐसे ही याद रखिएगा कि अवर्जन जो वर्ड है वो नाउन की तरह एक्ट होगा एंड दिस शोज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और इंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्सन। हम नहीं जाना, इंक्लाइंड है तो देखो हम ऐसे हैं, अगर हम इंक्लाइंड वर्ड बोल रहे हैं, अगर ये दीवार है और हम इंक्लाइंड हैं तो इसका मतलब हम इसकी तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्टेड, राइट। लेकिन अगर हम यहीं पे कह रहे हैं कि ये एक दीवार है और हम यहां जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अट्रैक्टेड। तो यहां पे जो टर्म था वो इंक्लिनेशन के लिए जा रहा है क्योंकि इसकी तरफ है, और ये टर्म आपका डिसइंक्लिनेशन की तरफ जा रहा है क्योंकि इससे काफी दूर जा रहा है। तो इसका मतलब आप इसकी तरफ अट्रैक्टेड अगर नहीं है तो आप इस पर्सन को डिसलाइक करते हैं। क्लियर? वेरी सिंपल। द नेक्स्ट टर्म इज पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है स्कार्सिटी, एक तरीके की कमी, ठीक है। यहाँ पे इनसफिशिएंट क्वांटिटी हो सकता है, खाने का हो सकता है, पैसों का हो सकता है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन स्मॉल एंड इनसफिशिएंट क्वांटिटी इज पॉसिटी, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं देयर इज पॉसिटी ऑफ फूड, तो इसका मतलब फूड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल हमारे पास है। समझ आया? सरप्लस। अब पॉसिटी है तो हमने आपको पॉसिटी का यहाँ पे ऑपोजिट दे दिया, यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस मतलब ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, सरप्लस, एक्सेसिव। नाउ दिस टर्म इज यूज्ड बोथ एज अ नाउन and an adjective in your sentence and it means an excess of production or supply। यहाँ पे जो भी चीज है वो थोड़ी एक्सेस अमाउंट में, जरूरत से ज्यादा जब कोई चीज हो जाती है इन अमाउंट और क्वांटिटी, वो आपके सेंटेंस में सरप्लस की तरह यूज किया जाएगा। नॉर्मली कहते हैं कि अगर आप फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सरप्लस में करिए ताकि जब आप बेच पाओ तो आपको ज्यादा अमाउंट रिटर्न आ जाए, तो सरप्लस वहां पे यूज हो सकता है, ठीक है। The next term is spurious. Spurious is a term which is used for people जो कि adjective की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब ऐसे लोग जो false या fake हैं, ऐसे लोग जो अपना true self नहीं दिखाते, who behave falsely और fakeness जिनके face पे दिखता है या फिर उनके attitude में दिखता है या वो actually by character वैसे होते हैं, that is spurious। अब आपने 3 वर्ड सीखे। पॉसिटी का मतलब स्कार्सिटी से याद रखोगे, इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत स्मॉल या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद वाला टर्म हमने क्या पढ़ा, सरप्लस। अब सरप्लस हमने क्या पढ़ा कि कोई चीज जब एक्सेस में हमारे पास होती है तो सरप्लस। और स्प्यूरियस का मतलब क्या हो जाएगा, दैट पर्सन इज स्प्यूरियस, ही इज वेरी फेक काइंड ऑफ अ पर्सन, यू कांट रिलाई ऑन हिम, है ना, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ये तो थे आपके आज के वोकैबुलरी। अभी खैर सिलसिला जारी रहेगा, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, मुलाकात फिर होगी बहुत सारे नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।